हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो में आपका जो सब्जेक्ट है भारतीय समाज, वर्तमान भारतीय समाज, उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम कराने वाले हैं। जो आपके एग्ज़ाम में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उन प्रश्नों को आज की वीडियो में देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, बहुत आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो से हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आज की ये मैराथन क्लास अगर आपने देख ली तो इससे ही 4 या 5 क्वेश्चन आपके, या इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं, आपको सेम अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। भले ही आप स्पीड उसकी फ़ास्ट कर दें, बट आप पूरा वॉच करिए, ठीक है। चलिए, समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मुझे 3 दिन से कंटिन्यू फीवर है, बट एग्ज़ाम आपके बहुत पास आ चुके हैं, तो ऐसे बीच में आपको छोड़ना भी ठीक नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपका जो है कि किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है, शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। तो ये किसने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक वगैरह भी पूछी जाती हैं, तो इसको भी आप लर्न कर लीजिए। कुछ पुस्तक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बुक्स की ये किसने लिखी हैं, उनके लेखक के नाम आप याद रखिएगा। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी ये लिखी है एडम्स ने, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए? तो जॉन एडम्स ने जो शिक्षा की प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ बताए हैं, वो अध्यापक और छात्र को बताया है। नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन ड्यूबी का। नेक्स्ट, यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं, तो ये कहा है फ्रोवेल ने। अब देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पर जाइए, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कथन, ठीक है। और भी देखिए, बहुत सारे कथन पूछे गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपसे बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं, समितियां, आयोग, और जो आपकी डेट आती हैं, सन, ठीक है, वो पूछी जाती हैं, फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। और हर बार ऐसा नहीं है कि आए ना, 2 या 3 से ज़्यादा ही आपके कथन पूछे जाएंगे। और फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं, 1-2 नंबर के फुल फॉर्म आते हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद सन आपसे पूछी जाती है, डेट पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। कम से कम यही सब मिला कर ना आपको 5 से 10 नंबर दिला सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। और जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट कथन हैं, आयोग हैं, समितियां हैं, सिर्फ मैंने वही आपको वीडियो में बताया हुआ है। अन्यथा मतलब अन्य आपको कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो आप देखेंगे तो बुक्स में बहुत सारे कथन दिए गए हैं, है ना। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमें इम्पॉर्टेंट पढ़ना है कि हर बार हर साल हमसे पूछा क्या जाता है, जो बार बार रिपीट होता है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो कथन बार बार आपसे पूछे जाते हैं, मैंने बस अपनी वीडियो में वही कथन लिए हैं। अन्य कथन नहीं लिए हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपसे पूछे जाए वही पढ़िए। तो आप वो वीडियो ज़रूर वॉच करिए। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, 2 वीडियो में शायद सब कुछ मैंने फिनिश किया है, तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन किसका है? कथन बताइए कि शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक है। नेक्स्ट कथन है, शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो ये कहा है अरस्तु ने। नेक्स्ट हमारा कथन जो है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। ये कहा है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। ये कहा है पेस्ट्रोलॉजी ने। नेक्स्ट, किसने शिक्षा प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं? तो इन्होंने जॉन ड्यूबी ने बताए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? ये मानते हैं बालक को। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले टीचर होता था। कौन होता था? पहले केंद्र बिंदु होता था टीचर। अब टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, अब बालक होता है। ठीक है, केंद्र बिंदु हमारा कौन होता है? केंद्र बिंदु कौन होता है? जो विद्यालय का, ठीक है, केंद्र बिंदु होता है, शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, वो कौन होता है? बालक। ठीक, इसको याद रखना है आपको। अब शिक्षक को लगा के मत आना कि शिक्षक केंद्र बिंदु है, शिक्षक हमें पढ़ाता है, नहीं, अब बालक हो गया। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो ड्यूबी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। किसने कहा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? देखिए, द्विमुखी, त्रिमुखी, ठीक है, ये सब आपको लर्न करके जाना है, एक जरूर पूछा जाता है। द्विमुखी प्रक्रिया कहा है एडम्स ने, त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है ड्यूबी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसीलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया है रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। यह कथन किसका है? फिर से कथन पूछा गया, प्लेटो का है ये कथन। यह कथन किसने कहा है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है? तो यह रेमंड ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन है पेस्ट्रोलॉजी का। पेस्टालॉजी इसमें गलत प्रिंट हुआ है, होता क्या है? पेस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये होता है मैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। ये कथन किसका है? तो ये लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। ये कथन है जॉन ड्यूबी का। मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? तो प्रथम शारीरिक, द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, किसने लिखा है? संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा का शिक्षा के लिए है। ये बहुत पूछा जाता है, तो ये एडिशन ने कहा है। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ये भी पूछा जाता है। तो बालक के विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं तो आपको पता होंगी ना, है ना? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाएं पता होंगी ना। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। ये किस दार्शनिक ने कहा है? ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। जॉन ड्यूवी ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये आप अच्छे से याद करके जाना, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख देंगे कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी, तो आपको लिखना है जॉन ड्यूवी। ठीक है, चलिए शिक्षा के कार्य, अब ये मत कहना कि आपने पढ़ाया नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किस दार्शनिक ने कहा है? ये कहा है हर्वर्ट ने। हर्वर्ट होता है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? तो वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रोफेसर बागले ने लिखी है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। ये किस दार्शनिक ने कहा? ये अरस्तू ने कहा है। शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बालकों का चारित्रिक विकास करना। नेक्स्ट है, मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? तो मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। किसके? मूल प्रवृत्तियों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं
संपन्नता होगा। संपन्नता किस पर निर्भर करती है? तो शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र निर्माण करना है। मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? आत्मनिर्भर बनाना। छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए किया गया ना घुमा के क्वेश्चन, मैंने यही बोला था ना आपसे कि घुमा के प्रश्न कर सकते हैं। हो सकता है अभी जॉन ड्यूवी पूछे, अब उन्होंने घुमा के पूछ दिया है ना, तो यही हम अभी पढ़ के आए हैं ना, जॉन ड्यूवी ने लिखी है। चलिए, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है, यह कथन है रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन वैल्यूज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर बागली। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? जॉन ड्यूवी ने माना है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन है रस्क का। ठीक है। वैयक्तिकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन है नन का। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है J.M. वाल्डमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ड्यूवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियाँ बताई हैं? अब देखिए, इन्होंने पुस्तक लिखी, ये आपको पता चल गया इससे, ठीक है, कि जॉन ड्यूवी की पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अब इन्होंने उसमें कितनी कसौटियाँ लिखी हैं? तो इन्होंने 3 कसौटियाँ बताई हुई हैं। ठीक है। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है, यह कथन किसका है? तो रिवलिन का है। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन हेगले का है कि समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। चलिए, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है महात्मा गांधी का। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक हैं टीपी नन। तो नन का ये पूरा नाम है टीपी नन। किसने कहा है? सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगार के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन कहा है बीडी भाटिया ने। किसने कहा? ज्ञान ही पवित्रता है, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है कि ज्ञान ही पवित्रता है, ये आपसे सुकरात ने कहा है। चलिए, ये कथन किसका है कि ज्ञान ही शक्ति है? तो ये अरस्तु ने कहा है। ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ज्ञान ही शक्ति है ये अरस्तु ने कहा है। दोनों प्रश्न आपको दिखा देती हूँ मैं। ज्ञान ही पवित्रता है सुकरात, शक्ति है अरस्तु। ठीक। अब आप याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, अब कोई तरीका, एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें शक्ति आ रहा है, ठीक है, इसमें आधा वर्ड दिया गया है बीच में, है ना, और इसमें भी आधा वर्ड है, इसमें तो है नहीं कहीं आधा, है ना। तो आप इस हिसाब से भले ही याद रख सकते हैं कि शक्ति मतलब इसमें आधा वर्ड आ रहा है, तो अरस्तु में भी आधा वर्ड आता है ना। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। बाकी आपकी कोई ट्रिक हो तो आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? यह है सोफिस्टो का। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए? कमेशियन ने बताए हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन एडम्स का। जल्दी जल्दी से प्रश्न करते हैं क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरी मैराथन को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, ये कथन है शेक्सपियर का। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं, ये कथन किसका है? यह है व्हाइट हेड का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना जा रही हूँ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। बेझिझक अभी जितना पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, ठीक है।
और लास्ट मोमेंट पे आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं आपको जैसे जैसे एग्ज़ाम होंगे आपके तो सब्जेक्ट के एक दिन पहले आपको महा मैराथन क्लास मिल जाएगी। शाम को आपको वो क्लास मिल जाएगी 6 से 7 के बीच में। आप उस क्लास को ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है। वो क्लास आपको बहुत बेनिफिट देगी, आपके एग्ज़ाम में हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए आप वो क्लास ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी बैक ना लगे, ठीक है, और अच्छे से वो एग्ज़ाम दे सकें और वो भी आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकें, ठीक है। तो आप वो क्लास ज़रूर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, ये कथन है एडम्स का। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वो सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, ये कथन है सुकरात का। बट ये तो सेम है। एक सेकेंड, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, ये सेम क्वेश्चन में अलग अलग कैसे आंसर हो सकते हैं। चलिए इसको हम अपवाद में रखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। इसको अभी क्रॉस कर देते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर या तो हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है, पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हम कमेंट में डाल दें आपको, क्योंकि अपवाद क्वेश्चन भी बहुत सारे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य है अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना, यह कथन गांधी जी का है। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? तो प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शिक्षा किस काम की जो कि भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है, यह कथन है रूसो का। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं, यह कथन स्पेंसर का है। चरित्र की स्थापना करना विद्यालयी शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, यह कथन है जॉन ड्यूवी का। देखिए आप कोई भी कथन याद करिए ना जो इम्पोर्टेंट हैं, आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप कोई भी कथन याद करिए तो कथन से कोई एक वर्ड आप चूज़ कर लीजिए, हमेशा ऐसा ही करिए, ठीक है। कथन से कोई वर्ड आप चूज़ कर लिया करिए और उसका आंसर क्या है, जॉन ड्यूवी जैसे इसका आंसर है, तो इसमें से कोई एक वर्ड आप यूज़ करिए, ठीक है, जिससे उसको थोड़ा सा मेल मिलता हो, या फिर आप उसको कुछ थोड़ा सा भी आप हिंट से बना सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको याद किया करिए। जैसे इसमें ड्यूबी लिखा है तो ड्यूबी से ड्यूटी भी होती है और विद्यालय में टीचर्स ड्यूटी देने जाते हैं, है ना, तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। बाकी जितना आप अपनी ट्रिक बनाएंगे ना उतना ही आपको अच्छे से याद होगा। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है, यह कथन है स्टारबक का। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है, यह पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है। यह कथन किसका है कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, तो यह पेस्टर का है, ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आध्यात्मिक जगत का। आदर्शवाद के अनुसार ब्राह्मण की रचना किस शक्ति से हुई? तो आध्यात्मिक शक्ति से हुई। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हैं, तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? बर्कले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? तो कांट है। देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, ठीक है, और इसमें प्राचीन आदर्शवाद, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। जिसमें आत्मनिष्ठ है उसमें बर्कले हैं और जिसमें प्राचीन है वो कांट है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक, तो इसमें हीगल हैं। अब देख लीजिए 3 हैं आदर्शवाद, तो एक काम करिए आप जब भी कोई चीज़ें होती हैं ना कंफ्यूज करने वाली या फिर एक जैसे होते हैं, अब उनके हमें 3 पार्ट हैं या फिर जो भी हैं, तो आप हमेशा से ही एक ऐसा ब्रैकेट बना के, ठीक है, हमेशा ऐसे ही लर्न किया करिए। मैं तो हमेशा ऐसे करती थी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप आत्मनिष्ठ, ठीक है, आदर्शवाद ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्राचीन आदर्शवाद, उसके बाद क्या था वस्तुनिष्ठ, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप आत्मनिष्ठ के यहाँ लिख सकते हैं वर्कले, ओके।
उसके बाद आप प्राचीन आदर्शवाद के यहाँ पे लिख सकते हैं कांट, और नेक्स्ट हीगल ही थे ना, चलिए अभी लिख देते हैं फिर देख लेंगे हीगल। ठीक, ऐसे करके आप कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ हो तो आप हमेशा ऐसे लिख के और फिर उसको लर्न कर सकते हैं। एक दो बार अगर आप लिखेंगे भी ना तो भी आपको याद हो जाएगी, ऐसे आपको याद करने में आसानी होती है। अब आप पढ़ेंगे ना कभी भी और लिखा हुआ होगा, नोट बना के आप कभी भी नोट बनाएंगे, ये छोटे छोटे से नोट्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, हीगल ही हैं, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हैं हीगल। चलिए, नैतिक आदर्शवाद के जनक हैं प्लेटो, ये इनको भी उसी में लिख लीजिए, है ना, जितने भी आदर्शवाद के हैं वो आप उनको ऐसे ही करके लिख के और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन से शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो प्लेटो ने किया है। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया? तो विचारों को अधिक महत्व दिया गया है, वस्तु को नहीं दिया गया। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? इसके हैं सुकरात। संवाद विधि के जनक प्लेटो। निगम और आगमन विधि के जनक अरस्तु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वाद विवाद के जनक भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। निर्देशन विधि के जनक, ये सारी विधियां आप याद कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। हर बार या तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं या फिर आपसे अति लघुत्तरी में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, निर्देशन विधि के जनक हैं हर्वर्ट। तर्क विधि के जनक हैं हीगल। खेल विधि के हैं फ्रॉवेल। खेल विधि तो आपसे बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, खेल विधि के जनक फ्रॉवेल। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक हैं पेस्ट्रोलॉजी। किस दार्शनिक ने कहा है? अगर थोड़ा सा भी टाइम और होता तो मैं सारी ये विधियाँ जितनी भी हैं उन सब पे जो भी इम्पॉर्टेंट हैं उन पे भी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बना देते जिससे आपको आराम रहता, पर फिर भी देखेंगे, अगर टाइम रहेगा तो मैं डाल दूंगी एक वीडियो। किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? ये जेंटिल ने कहा है। आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं आत्म अनुभूति। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियाँ हैं? तो 8 विधियाँ हैं। ठीक है, प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ। ये ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है? तो शुरिस्टिक विधि को जन्म दिया है इन्होंने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया? तो आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? 3 रूप बताए गए हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवाद क्रिया जो होती है प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देती है। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता? तो ईश्वरीय सत्ता को ये स्वीकार नहीं करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी जो है वो उपयोगिता है। क्या है? उपयोगिता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रयोजनवाद किस स्थान के शासन पर बल देता है? तो ये प्रजातांत्रिक शासन पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रयोजनवाद को इन सभी नामों से जाना जाता है। हो सकता है आपसे प्रयोजनवाद ना पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर आपने इतने सारे क्वेश्चन देखे प्रयोजनवाद के। ठीक है, कब से हम पढ़ रहे हैं? तो प्रयोजनवाद के आप तब से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि प्रयोजनवाद के कितने रूप बताए गए हैं, प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है। यहीं पर घुमा के आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा। अब आपको इन सारे नामों को याद रखना है। ठीक है, हो सकता है आपसे प्रयोजनवाद ना पूछे, आपसे यहाँ पर व्यवहारवाद पूछ दे क्वेश्चन में। ठीक है, क्रियावाद कह दे, कारणवाद कह दे, अनुभववाद कह दे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि उसने अगर कह दिया कि व्यवहारवाद के कितने रूप बताए गए हैं, तो वो प्रकृतिवाद है कि व्यवहारवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रयोजनवाद जरूरी नहीं है, यहाँ प्रयोजनवाद की जगह वो व्यवहारवाद भी लिख सकता है। ठीक है, कि व्यवहारवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है, तो ये आपको याद रखना है। सारे नाम आप याद रख लीजिए, पढ़ लीजिए।
किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? तो जेम्स ने कहा है। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? समाज की। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो व्यवहारिक होना चाहिए। प्रयोजनवाद शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बालक का समाजीकरण। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की है? प्रोजेक्टिव मेथड की खोज की है किलपैट्रिक ने। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन के बताए हैं? प्रयोजनवाद के। ड्यूबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है। ड्यूबी इसे सामाजिक वातावरण कहता है। शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूल करना है। इस संबंध में ड्यूबी के विचार लिखिए। तो ड्यूबी ने कहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना होता है। ठीक है, बंधन से क्या होता है? मुक्त करना। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? देखिए इसमें लिखा है NCERT। ये जितने भी NCERT हो गए, पी मोस्ट हो गया, ठीक है, OB हो गया, ये जितने भी हैं इन सभी के फुल फॉर्म्स आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे फुल फॉर्म जो भी इम्पॉर्टेंट हैं 10 या 12 ऐसी कुछ होंगे, ठीक है, तो 12-15 तक हैं। वो सारे जितने इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, वो सारे मैंने आपको फुल फॉर्म लिखाए हुए हैं उसी वीडियो में। तो चैनल पर जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जाके। तो इन्होंने 83 मूल्यों के सूचीबद्ध किया है। घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। घर को जीवन का शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपनी पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति करता है। अच्छा, ये बताइए कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो बच्चों को कहाँ से मिलती है? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, विद्यालय आता है, विद्यालय, पास पड़ोसी आते हैं, परिवार आता है, या फिर सभी आते हैं? बताना आप लोग, कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन है? आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, VCR, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जनसंचार साधन हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ समझ लेते हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना, यही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकता। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। तो भाषा के विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनैतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी। ये क्या होते हैं? इनके लाभ होते हैं, राष्ट्रीय एकता के लाभ हैं ये। ठीक है, इनको आप, अब इन्होंने ऐसे लिख दिया, इनको आप क्या करना, जब आपसे लाभ पूछे जाएं, हानियाँ पूछी जाएं, ठीक है, या प्रकार पूछे जाएं, या फिर उनके कितने भाग होते हैं ये पूछे जाएं और आपको सब बताना है, तो आप हमेशा पॉइंट में लिखना। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट में ये लिखना है, एक एक लाइन। ठीक है, ऐसे करके। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉपी होती है ना वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है और एग्जामिनर आपको देखते ही नंबर दे देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का नागरिक भी है। देखिए अभी मैंने बात की कि आप लोग कॉपी आपकी अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है, एग्जामिनर आपको देखते ही नंबर दे देंगे। तो इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको आपके एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग देखिए राइटिंग, जैसे मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ, अभी मैंने आपको कोई चीज़ बताई, ठीक है, और मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया, जैसे मैंने NCERT ही लिखा,
ठीक है। या फिर मैंने चलो लिखा था, हिंदी में लिख देते हैं, चलो हिंदी में आप पेपर देंगे ना सारे, जैसे मैंने अभी लिखा था व्यवहार, ठीक है। अब राइटिंग मैंने ऐसी लिखी, और बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, नहीं किसी की अच्छी राइटिंग होती है ज़्यादा, और कुछ वो स्पीड में लिखने की कोशिश भी करते हैं तो और उनकी नहीं अच्छी आती है, ठीक है। अब आप लोगों ने एकदम ऐसे लिख दिया, ऐसे करके नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो क्या एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा? नहीं देगा ना। आप खुद से कभी भी सामने वाले को देखें तो आप खुद से देखिए, कभी आप एग्जामिनर बन के जाएंगे और आपको ऐसी कॉपी मिलेगी लिखी हुई, तो क्या आप नंबर दे दोगे उनको? नहीं, समझ में नहीं आएगा ना। तो फिर ऐसे ही आप, वो ऐसे ही नंबर भी ऐसे ही दे देते हैं कि चलो ठीक है लिखा है कुछ, एक नंबर दे दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए ना, तो राइटिंग आप इम्प्रूव करिए, और समय कम होता है मैं जानती हूँ, तो स्पीड में लिखना पड़ता है, लेकिन आप इतना तो अच्छा लिखिए कि आपको थोड़े से अच्छे नंबर मिल जाएं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपकी राइटिंग कम अच्छी है ना, तो आप प्रेजेंटेशन अच्छा दीजिए। कभी कभी राइटिंग, हर किसी की राइटिंग भी ना बेहतरीन नहीं होती है, ठीक है, मैं समझती हूँ ये चीज़। तो आप 2 दिन में राइटिंग तो अच्छी नहीं कर लोगे, लेकिन आप प्रेजेंटेशन तो अच्छा दे सकते हैं ना। कोई चीज़ हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना, तो लोगों को देखने का मन करता है फिर, तो हो सकता है वो आपके प्रेजेंटेशन से ही फिर अंदर आपका पढ़े भी ना, देखे भी ना, क्योंकि इतनी सारी कॉपीज़ होते हैं। अब वो हर प्रश्न तो वैसे भी एग्जामिनर नहीं पढ़ता, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि जैसे आपने लिखा कुछ भी, तो कोई भी अगर आपके प्रश्न में इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आप उस चीज़ पर अंडरलाइन करिए, ठीक। और कोई भी अगर आप हेडिंग डाल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे आपने यहाँ पर, फिर से स्टार्ट करती हूँ, जैसे आपने यहाँ पर डाला कि प्रश्न आपने डाला कि प्रश्न नंबर 1, ठीक है, उसका आंसर या जो भी, उसके बाद आपने यहाँ पर हेडिंग डाली, जो भी हेडिंग डाली, और फिर आपने डैश करके ऐसे और लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, जब आप लिखना स्टार्ट करिए तो आप ऐसे ही मत करिए, जैसे आपने ये हेडिंग डाली, इसके नीचे आप अंडरलाइन करिए, इसके नीचे अंडरलाइन करिए। और जो आपने लिखा है ना पूरे पैराग्राफ में, अगर आपको कहीं भी डेट आ रही है, जैसे आपने लिखा 1935 में इन्होंने ऐसा ऐसा किया, ठीक है, और किन्होंने किया, जैसे रॉस ने किया, ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया, तो आप क्या करिए 1935 के नीचे अंडरलाइन करिए और रॉस के नीचे अंडरलाइन करिए, ठीक है। तो जब आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे अपनी चीज़ें और प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपकी कॉपी अच्छे से लिखी होगी, तो आपको नंबर और भी बेहतरीन मिलेंगे, ठीक है। तो आप एग्जामिनर क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ बच्चे को लिखने का तजुर्बा है, कॉपी लिखना आता है उसको, कि कैसे लिखें, कैसे प्रेजेंट करें अपनी चीज़ों को, तो वो नंबर और अच्छे से दे देता है। बाकी आपको और भी डिटेल में चीज़ें जाननी हैं तो मेरा वो वीडियो आप वॉच करिए, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि आपको कॉपी कैसे प्रेजेंट करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? तो फ्रोवेल ने वर्ष 1805 में उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया, और 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा। वह कहता है हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। अब जैसे इन्होंने देखो, इन्होंने लिखा, ठीक है, ऐसे ही आप अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे। चलिए ये इससे हम क्या करेंगे, इससे हम समझा सकते हैं। अब आप लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन करके आइए, ठीक है, उसके बाद इसके नीचे अंडरलाइन करके आइए, और इन्होंने उसका नाम क्या रखा उसके नीचे भी आप अंडरलाइन करके आइए। इससे आपकी कॉपी बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षक के उद्देश्य बताइए। शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबको एकता पहचान ले। इसीलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब मानव वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। तो ये हमारे कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न थे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं इसके, ठीक है, जो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए, मॉन्टेसरी पद्धति की आत्मकथा सिद्धांत क्या है? देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आप आज पढ़ेंगे, कल आपको उसका फल मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। क्या पता एक फल ना पूरी फ्रूट चाट ही आपको मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सब्र रखिए। तो क्या प्रश्न किया गया है कि मॉन्टेसरी पद्धति की आत्मकथा सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी का कथन है, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को
न हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ पर बल दिया है कि मानव का जो शरीर है वो बढ़ता है, ठीक है, आत्मा विकसित होती है, तो इनको आप दबाइएगा नहीं, उनको आप कुरूप मत बनाइए, उनको दबाइए मत, ठीक है, उनको उड़ने दीजिए, उनको बढ़ने दीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मांटेश्वरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है। मांटेश्वरी कहती हैं 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मांटेश्वरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। तो मांटेश्वरी का कथन है, बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना या उपेक्षा करना उचित नहीं है। ठीक है, जैसे कि बालक, आपके घर में बालक ने कुछ किया, उसने कुछ गलत काम भी कर दिया या जो भी है, तो कुछ लोग बहुत बच्चों को बहुत गंदे तरीके से डांटते हैं। ठीक है, जैसा आप करोगे ना बच्चे आपसे वही सीखेंगे, तो आप उनकी अवहेलना मत करिए। अगर चलो बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, अब छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ भी गलत ड्राइंग कर दी, ऐसे कुछ भी कर दिया, तो आप उनको डांटने लगते हैं, अरे ये क्या कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे नहीं होती ड्राइंग, और फिर कल से आप उनको कराएंगे नहीं। तो ऐसे अवहेलना मत करिए। अगर वो एक फ्लावर भी आपने उनको बना के दिया है और अगर आपने कहा है कि इस पर कलर करिए और वो आउट ऑफ उसमें कलर कर रहे हैं, ठीक है, पेज पे जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी उसकी भी तारीफ़ करिएगी, अरे वाह कितना अच्छा कलर किया, चलो चलो अब दूसरे पेज पे करेंगे, ऐसे बोलना है उनको। तो उनकी अवहेलना नहीं करनी है आपको, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करिए हर चीज़ के लिए। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे उसकी भावना को ठेस ना लगे। ठीक है, ये गलत इसमें प्रिंट हुआ है, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस ना लगे। विद्यालय का वातावरण जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ना लगे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मांटेश्वरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है। तो मांटेश्वरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। लेखनी पकड़ने का अभ्यास कराया जाता है, ठीक है, अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना, अक्षरों का उच्चारण कराना, ये 3 चीज़ें मांटेश्वरी पद्धति में कराई जाती हैं। आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं ना तो पहले से ही घर में इतने परफेक्ट हो गए जाते हैं कि उन्हें सारी चीज़ें लर्न होती हैं। चलिए मांटेश्वरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। तो मांटेश्वरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षक किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती हैं और श्याम पट्ट पर उसका नाम लिख देती हैं। फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है और शब्दों को पढ़ना आ जाने के पश्चात बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम शिक्षक को क्या करते हैं कि हम वर्ड्स सिखाते हैं, ठीक है, जैसे हमने टेबल पर टेबल पर हमने मैंगो रख दिया, ठीक है, एक मैंगो रख दिया और श्याम पट्ट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड जो भी आपके कॉलेज में स्कूल में होता है, ठीक है, वहाँ पर लिख दिया आम। तो अब बच्चे को बार बार फ्रूट दिखाना है, ये क्या है और ये क्या लिखा है, आम, ठीक है, ऐसे करके। और जब ये बच्चा वर्ड सीख जाता है ना और लिखना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, तो उसके बाद हम पूरा वाक्य उसको पढ़ाते हैं। और वर्ड से पहले भी शब्द से पहले भी हम उसको वर्ड सिखाते हैं, ठीक है। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आवश्यकताएं। शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि यह मनुष्य को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। तो समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि।
इन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए और आपका शारीरिक विकास ऐसे ही होता है। ठीक है, कि आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ भोजन करना चाहिए, अच्छा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली, वाक्य, चित्र पहेलियाँ, शिक्षापद, कहानियाँ, कहानियों की पुस्तकें आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे उनका बौद्धिक विकास होता है। घर को बालक उपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए? इस संबंध में गिजू भाई का कथन है, देखिए, हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ हैं कि जिन तक बालक का हाथ पहुँच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उनकी तरफ हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है? व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है? कभी कभी इस बात की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले तथा दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शैक्षिक विषमता का एक कारण निर्धनता भी है, कैसे? तो शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धन और बहुत छोटा भाग धनी है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षणिक संस्था के निकट होते हुए भी वह अवसर प्राप्त नहीं कर पाता, जो एक धनी व्यक्ति के बालक को शिक्षा संस्था के दूर होने पर भी मिल जाता है। शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है? जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे व्याकरण नागरिकों का नहीं। बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन जो है वो छिन जाता है। तो बालपन छीनता बाल श्रम, ठीक है। तो इन्होंने इस पर यही बताया है, जबकि सरकार ने कहा है कि सरकार और संविधान ने एक व्यवस्था भी चलाई है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अब ये प्रश्न भी आता है कि कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार दिया गया है। अब देखिए, जब आप 14 वर्ष में आते हैं तो निःशुल्क शिक्षा अगर आपको दी जा रही है तो लीजिए। उसके बाद जब हम थोड़े से बड़े होते हैं ना, 14 साल के बाद आप जब क्लासेस में जाएंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलता है, गवर्नमेंट इतनी स्कॉलरशिप देती है, तो आप पढ़ाई करवाइए अपने बच्चों को। जो लोग नहीं करवाते हैं वो लोग पढ़ाई करवाएं, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज के समाज में तो शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षा करना बहुत अनिवार्य है। और बहुत सारे लोग बच्चों को बाल श्रम करवाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कि बाल श्रम के लिए विवश करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मतलब जो सोचते हैं कि शिक्षा कुछ नहीं है, अरे बेकार है, ठीक है, थोड़ी सी मदद करो हमारी, तुम भी काम पर जाओ, ठीक है, तो तुम्हें भी कुछ मिलेगा, और बच्चों के थ्रू अपने घर का खर्चा चलवाते हैं। तो वो सब मत करिए, आप उनको विवश मत करिए। अगर उनका पढ़ने का मन है और नहीं भी है, वो तो छोटे बालक हैं, आप उनको जैसा सिखाएंगे वो वैसा सीखेंगे। तो आप उनको भी विवश मत करिए और सब लोग अच्छे से स्कूल जाइए, पढ़ाई करिए, क्योंकि शिक्षा आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा समृद्ध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारण की वजह से है। देखिए, इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, है ना, लेकिन आपको ऐसे नंबर डाल के नहीं लिखना है। मैंने आपको कैसे बताया है,
1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या है पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन कुशलता के लिए, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए और योजनाओं की सफलता के लिए। अब पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो बहुत बार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा कि शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा शब्द का सीधा साधा व सामान्य अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। इस सीखने सिखाने का लक्ष्य है बच्चों का विकास। यह भी माना गया है कि बच्चे के भीतर ही अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। शिक्षा अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे में अंतर्निहित इन शक्तियों का विकास करती है। बच्चों के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो विद्यमान होती हैं, ठीक है। और जब हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजते हैं तो जब उन्हें शिक्षा मिलती है तो शिक्षा से उनके अंदर की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, उनके अंदर जो शक्तियाँ विद्यमान होती हैं वो निखर कर बाहर आती हैं, ठीक है। तो शिक्षा इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है। प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ बताइए। प्राचीन काल में शिक्षा का से तात्पर्य आत्मज्ञान और आत्म प्रशासन माना जाता था। प्राचीन काल में यूनान में राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। संकुचित अर्थ से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान तथा विद्यालय या कॉलेज में निश्चित योजना तथा निश्चित समय तक दी जाती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, तो व्यापक अर्थ क्या होता है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक जन्म लेता है। अब आप कहेंगे कि जन्म लेते ही तो बालक स्कूल नहीं जाता है और आजीवन के लिए तो हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तब तक क्या कॉलेज ही जाते रहते हैं? ऐसा नहीं है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ वही नहीं है जो हम विद्यालय में सीखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो अपने परिवार से, अपने पास पड़ोसी से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तो वो भी एक प्रकार की शिक्षा है। और हम जब स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, हम लोगों की शादी हो जाती है, ठीक है, और हमारा जीवन आगे बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि हम तब भी अपने बूढ़ेपन पर भी, हम बुढ़ापे पे आ जाते हैं ना जब, तो तब भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता ही है जब तक हमारी सांसें चलती हैं। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। शिक्षा जो होती है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व बताइए। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है? तो शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता एवं संस्कृति के लिए आवश्यक होता है। शिक्षा व्यक्तिकता का पूर्ण विकास करना है। किसने कहा है? तो टीपी नन का कहना है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताइए। तो वास्तविक अर्थ में शिक्षा की आवश्यकता से अधिक उदार बन जाती है। इस अर्थ के अनुसार बालक को अनियंत्रित वातावरण में रखते हुए उसे उसके स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है। शिक्षा का महत्व लिखिए। चलिए, शिक्षा मानव की शक्ति का, विशेषतः मानसिक शक्ति का सामान्य विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिवम तथा सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। इस प्रकार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है और शिक्षा के आधार पर ही बालक पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। अतः मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा का विशेष महत्व है, याद रखिएगा, ठीक है। पढ़िए, शिक्षा का विशेष महत्व है, पढ़िए, बोर मत होइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के 3 अंग हैं, प्रथम शिक्षक, द्वितीय छात्र और तृतीय समाज। अब ये मत कहिए कि यहाँ पर लिखा है कि प्रथम शिक्षक, ठीक है। इन्होंने 3 अंग बता दिए हैं कि 3 अंग कौन कौन से हैं, शिक्षक, छात्र और समाज। ये 3 अंग हैं शिक्षा के। ये मत कहिए कि प्रथम शिक्षक को रख दिया। अभी आप कह रही थी कि केंद्र बिंदु आपका बालक है, तो केंद्र बिंदु नहीं पूछा गया है। इन्होंने पूछा है प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट कीजिए और शिक्षा के 3 अंग हैं, ठीक है। तो उन्होंने अंग बताए। अब इसको आप पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं है। तो प्रथम शिक्षक, द्वितीय छात्र और तृतीय समाज, इन तीनों में समानता पाई जाती है। इससे स्पष्ट है कि कोई भी
सचेतन पदार्थ जड़ नहीं हो सकता, इसी कारण शिक्षा को जड़ वस्तु नहीं समझा जाता है। शिक्षा में गतिशीलता पाई जाती है तथा शिक्षा को गत्यात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो पेस्ट्रोलॉजी ने। पेस्ट्रोलॉजी का नाम कितना चेंज किया जाता है? चलिए, पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार, पेस्ट्रोलॉजी लिखना तो मैंने अभी बताया था ना, पेस्ट्रोलॉजी कैसे लिखा जाता है, तो वैसे ही लिखना आप लोग, ये सब गलत प्रिंट है। पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, किसने कहा है? तो शिक्षा का कार्य मानव का पर्यावरण से उस सीमा तक समायोजन करना है जिससे व्यक्ति व समाज दोनों की स्थायी संतोष मिल सके। चलिए, वीडियो पूरा 1 घंटे का होने जा रहा है टाइम, और अभी हम इसके कुछ 3 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 बना देंगे। ठीक है, आप लोग भी बोर हो रहे होगे, बहुत टाइम हो जाता है ना, तो फिर आप लोग भी स्पीड बढ़ा देते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर स्पीड में ही वो बाहर भी निकल जाता है दिमाग से। जब पेपर आता है तो जितना स्पीड में देखते हो ना, उतनी स्पीड में वो बाहर भी हो जाता है माइंड से। चलिए, हंसिए मत, आगे का क्लास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे चरित्र का निर्माण करना। चलिए हंस लीजिए, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा आपका, बढ़िया स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। हंसिए हंसिए, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, स्पष्ट करो। देखिए, व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व है। हार्वर्ड ने लिखा है कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। शिक्षा बहुअर्थीय है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने भी कहा है, शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा के कई अर्थ हैं। शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, विशेषणात्मक अर्थ और वास्तविक अर्थ। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। रॉश ने कहा है, चुंबक के अनुसार चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसीलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं, 1 वर्ड वाले भी। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम में, और बहुत सारे आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं, अभी तक मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, और आप लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सारी PDF आपको मिल जाएंगी। तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर और डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट करना। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।